डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ये 2005 में एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया था उन महिलाओं के लिए जिनके साथ उनके मैरिटल होम में किसी भी प्रकार से वायलेंस होती है तो वो महिला कोर्ट में जाकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। लेकिन कुछ महिलाएं इस एक्ट का मिसयूज भी करते हैं। लाइक डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है तो भी वो कंप्लेंट क्रिएट करके फाइल कर देते हैं, या फिर उन फैमिली मेंबर्स का नाम डाल देते हैं जो फैमिली मेंबर्स कभी हस्बैंड वाइफ के साथ रहे ही नहीं। फार ऑफ रिलेटिव्स का नाम डाल देते हैं जिनका हस्बैंड वाइफ की मैरिटल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं था। तो ऐसे में अगर कोई फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो क्या उस कंप्लेंट केस को डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाकर क्वैश कराया जा सकता है? जैसे कि फॉल्स एफआईआर होती है तो एक वन ऑफ द रेमेडी होती है कि आप हाई कोर्ट में सीआरपीसी के प्रोविजन 482 सेक्शन 482 है सीआरपीसी का, उसके अंतर्गत आप हाई कोर्ट में जाकर डायरेक्टली क्वैशिंग पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि ये एफआईआर एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है और ऑफेंसेस मेड आउट नहीं होते हैं, प्राइमा फेशी मेड आउट नहीं होते हैं, तो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है 482 सीआरपीसी में कि वो एफआईआर को क्वैश कर सकते हैं। सिमिलरली क्या हाई कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस केस के प्रोसीडिंग्स को 482 सीआरपीसी में क्वैश कर सकती है? ये क्वेश्चन अराइज हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें हमने एक क्वैशिंग पिटीशन फाइल की थी ऐसी एक डोमेस्टिक वायलेंस केस को क्वैश करने के लिए। ये इशू इसलिए वहां पर अराइज हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक रिसेंट जजमेंट आई है 2022 में, कामाक्षी वर्सेस लक्ष्मी नारायणन। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इशू था 468 सीआरपीसी लिमिटेशन का, क्योंकि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस केस काफी समय के डिले के बाद फाइल हुआ था तो लिमिटेशन का इशू था बेसिकली। लेकिन उस जजमेंट में लास्ट में कामाक्षी वर्सेस लक्ष्मी नारायणन वाली जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में एक फाइंडिंग, एक ऑब्जर्वेशन ऐसा दे दिया कि 482 सीआरपीसी में क्वैशिंग पिटीशन डायरेक्टली नहीं फाइल कर सकते हो आप डोमेस्टिक वायलेंस के केस को क्वैश करने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में जब अंडर सेक्शन 12 कोई एप्लीकेशन, कोई कंप्लेंट फाइल करती है महिला, तो वो एक तरह से नोटिस जब रिस्पोंडेंट्स को जाता है तो रिस्पोंडेंट्स ने उसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपने कंटेंशंस देने होते हैं। वो एक एफआईआर या कोई क्रिमिनल कंप्लेंट की तरह नहीं होता है जो कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी में आ जाए क्वैशिंग के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट में मेंटेनेबिलिटी का इशू आ गया, और उसमें जब हमने ये इशू रेज किया कि मेंटेनेबल होना चाहिए 482, और सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट जो है वो पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो ये जजमेंट लिमिटेशन के इशू पर डिसाइड हो रही थी। ये जजमेंट रेशियो डिसेंडाई नहीं है, यानी कि एक रेशियो डिसाइड नहीं करती है कि 482 पिटीशन मेंटेनेबल होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा रेशियो नहीं डिसाइड हो रहा है इस जजमेंट में। सिर्फ एक लास्ट में ऑब्जर्वेशन दिया गया है, और बहुत सारी जजमेंट्स इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट की खुद की बेंचेस में कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स हैं जो कि फिर हमने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने पेश की। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन बॉम्बे हाईकोर्ट में अभी भी पेंडिंग थी। ऑनरेबल जस्टिस शर्मिला देशमुख, जिनकी बेंच के सामने हमारा ये मैटर चल रहा था, और भी 3-4 एप्लीकेशंस डोमेस्टिक वायलेंस केस में जिसमें लोग क्वैशिंग के लिए आए हुए थे, वो भी पिटिशंस पेंडिंग थी। तो ऑनरेबल जस्टिस शर्मिला देशमुख की जो बेंच है बॉम्बे हाईकोर्ट की, उन्होंने उन सब एप्लीकेशंस को टैग किया और सब एप्लीकेशंस को इकट्ठा 9 फरवरी, इसी 9 फरवरी को उन्होंने सुना इस इशू पर कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस केस जो है वो हाई कोर्ट क्वैश कर सकती है 482 सीआरपीसी में। अब इसमें वेरियस जजमेंट्स खुद बॉम्बे हाई कोर्ट की हैं जो कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने खुद अभी 9 फरवरी को ये आर्ग्यू किया, और हमारी आर्ग्यूमेंट उसमें बेसिकली जजमेंट्स जो भी हों, बेसिकली आर्ग्यूमेंट हमारी ये थी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो सेक्शन 28 है वो तो स्पेसिफिकली कहता है कि सीआरपीसी के प्रोविजंस डोमेस्टिक वायलेंस केस में लागू होंगे। तो अगर स्पेसिफिक सेक्शन बता रहा है कि सीआरपीसी के प्रोविजंस लागू होंगे तो सीआरपीसी का प्रोविजन ही तो 482 है, देन व्हाई नॉट हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज दैट जुरिसडिक्शन इन दिस केस आल्सो। और जब हाई कोर्ट को 482 सीआरपीसी में ये इनहेरेंट पावर है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है तो हाई कोर्ट को वो पावर है, तो वो हाई कोर्ट की पावर डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग्स के लिए क्यों बार हो जानी चाहिए? ये क्वेश्चन हमने हाई कोर्ट के सामने उठाया, और आर्ग्यूमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स हमने रेज किए। मैं आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स की कुछ झलकियां भी दिखाती हूँ इससे पहले कि मैं आपको जजमेंट्स दिखाऊं जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट की खुद की जजमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक जस्टिस ने कहा है कि क्वैशिंग मेंटेनेबल है, दूसरे जज ने कहा है कि क्वैशिंग मेंटेनेबल नहीं है। वो जजमेंट्स मैं आपको दिखाऊं उससे पहले आप थोड़ी सी झलकियां देखिए जो कि 9 फरवरी को हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट की है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में भी हाईकोर्ट को क्वैशिंग की पावर होनी चाहिए अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी।
regarding what my learned friend was arguing in para 31 of the Kamachi judgment, my lords. Therein Yes. at the last line, which is thus the matter stands on a different footing and the dictum in Adalat Prasad would not get attracted at a stage when a notice is issued under section 12 of the act. This is very relevant, my lords, because it says that only regarding the stage when a notice is issued. Now it leaves so many questions that when a party wants to approach under 482, if that notice stage is crossed, after interim maintenance order may be passed, various other orders may be passed. Whether a 482 petition is maintainable after that stage, before that stage, that is silent, my lords. This line particularly states that. My second, one more submission, my lords, that when practically what we lawyers face the situation is when the parties come before us that we want to file a quashing petition for this DV case. So if we suggest to the parties, practically speaking, my lords, we say to the clients that you must go for dismissing the complaint. My lords, what section we will put in our application? This is the most crucial question. Which section, which heading we will put in our application? Under what section we are coming before the trial court, before the magistrate court and seeking the dismissal of a complaint? There is no such section, my lords. So whether magistrate has a power similar to a high court power, that any power is there with the magistrate, that without even a section a magistrate can pass an order for dismissal of a complaint. One more additional submission, my lords, regarding the obiter dicta, my lords, and the ratio decidendi. What is the difference between ratio decidendi and obiter dicta, my lords? If the Honorable Supreme Court intended to make a ratio decidendi that all the courts in India have to follow this rule, that nobody can go to the High Court in 482 directly for quashing of DV complaint, then the Supreme Court must have included all the previous judgments, like all the judgments of various high courts, all the judgments of the Supreme Court previously held. Only then the Supreme Court can give a ratio decidendi that what should be followed in further cases, my lords. So that is missing in this Kamachi judgment. That is my humble submission. सो ये तो मैंने आपको कुछ एक्सपर्ट्स दिखाए, थोड़े से कुछ क्षण दिखाए हमारी आर्ग्यूमेंट के, लेकिन आर्ग्यूमेंट बहुत लंबी हुई थी ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल श्रीमती शर्मिला देशमुख मैम ने बहुत अच्छा समय दिया, बहुत अच्छे से सारी पार्टीज़ को सुना, क्योंकि 5 एप्लीकेशंस उनके सामने लिस्टेड थी. ऑपोजिट साइड में सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई थे जो कि इस फेवर में थे कि मजिस्ट्रेट के सामने ही जाकर सारे कंटेंशन रखने चाहिए और क्वैशिंग पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है. वो हमारी ऑपोजिट साइड थे. और आपने आर्ग्यूमेंट में ये एक पॉइंट जो सुना होगा जो हमने रेज किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर कामाची वाली जजमेंट में ये पर्टिकुलरली हेल्ड करना होता, ये रेशियो डिसाइड करना होता कि क्वैशिंग पिटीशन मेंटेनेबल होनी ही नहीं चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी जितनी भी जजमेंट्स है उनको रेफर करना चाहिए था. बिकॉज पुरानी बहुत सारी जजमेंट्स है, इवन सुप्रीम कोर्ट की खुद की एक पुरानी जजमेंट है, कुनप्पा रेड्डी एट नकुला शंका बालाजी वर्सेस कुनप्पा रेड्डी स्वर्ण कुमारी. ये 2016 की जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद हेल्ड किया था कि डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग्स जो होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वो सीआरपीसी के अंडर में आती है, सीआरपीसी गवर्न करता है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है. तो इस जजमेंट को कामाची वाली जजमेंट में रेफर नहीं किया गया, ना डिस्कस किया गया. और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की फुल बेंच एक जजमेंट है जिसमें कि 2018 में बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशंस आई थी और यही इशू अराइज हुआ था कि क्या क्वैशिंग पिटीशन डायरेक्टली मेंटेनेबल है डोमेस्टिक वायलेंस प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए. तो उस समय रेफरेंस फुल बेंच को गया था और फुल बेंच का डिसीजन है, उसका नाम है नंद किशोर प्रहलाद व्यवहारे वर्सेस सौ मंगला 2018 की ये जजमेंट है. इसमें ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट की फुल बेंच ने ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाया था स्पेसिफिकली कि वेदर 482 सीआरपीसी पिटीशन इज मेंटेनेबल अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस केस. तो उसमें पॉजिटिवली आंसर हुआ था, एफर्मेटिव में आंसर हुआ था. बॉम्बे हाईकोर्ट की फुल बेंच ने कहा है कि येस इट इज मेंटेनेबल क्योंकि ये सीआरपीसी गवर्न करेगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को. और जब सीआरपीसी गवर्न कर रहा है तो अगर एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है तो सीआरपीसी का ही प्रोविजन सेक्शन 482 अप्लाई होना चाहिए. फुल बेंच की नागपुर की जजमेंट है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कामाची वाली केस में इस जजमेंट को रेफर ही नहीं किया बॉम्बे हाईकोर्ट की फुल बेंच को. अब कामाची वाली जजमेंट की वजह से क्या हुआ है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की ही 2 बेंचेस के कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन आ गए हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में इस केस में सिंगल बेंच ऑनरेबल जस्टिस जी ए सनाप साहब वो कह रहे हैं कि
कामाक्षी को फॉलो करेंगे और 482 की पिटीशन क्वैशिंग वाली मेंटेनेबल नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस केस को क्वैश करने के लिए। उन्होंने नेगेटिव में आंसर दिया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू दिया है और उन्होंने 2023 में रिसेंटली 16 फरवरी 2023 को धनंजय मोहन जुम्बाड़े वर्सेस प्राची धनंजय जुम्बाड़े, इस केस में ऑनरेबल जस्टिस RM जोशी, इन्होंने ये व्यू दिया है कि क्वैशिंग पिटीशन मेंटेनेबल है, डोमेस्टिक वायलेंस केस को हाई कोर्ट 482 CRPC में क्वैश कर सकती है। अब कामाक्षी की ही जजमेंट को उन्होंने फॉलो नहीं किया। अब इन कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स की वजह से ही ऑनरेबल जस्टिस शर्मिला देशमुख मैम की कोर्ट में हमारा ये मैटर चल रहा है, जहां पर ऑनरेबल जस्टिस शर्मिला देशमुख मैम ये डिसाइड करेंगे कि क्या कामाक्षी वाली जजमेंट रेशियो डिसेंडाई है, क्या ये एक रेशियो डिसाइड करती है कि 482 पिटीशंस मेंटेनेबल है ही नहीं डोमेस्टिक वायलेंस केस के लिए, या फिर जो औरंगाबाद हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच का धनंजय जुम्बाड़े वाला केस है जो कि कामाक्षी के लिए कहता है कि कामाक्षी की जजमेंट रेशियो डिसेंडाई नहीं है और क्वैशिंग पिटीशंस मेंटेनेबल हैं। अब लेट्स सी क्या होता है। 26 फरवरी को नेक्स्ट डेट ऑनरेबल जस्टिस शर्मिला देशमुख मैम ने रखी है, 4 PM पर मैटर रखा है। लेट्स सी क्या होता है। हो सकता है कि जो है कोर्ट वो रेफरेंस भेज दे फुल बेंच को, या फिर वो डिसाइड करेंगे कि कामाक्षी वाली जजमेंट किस हद तक एप्लीकेबल है और क्या वो एक रेशियो डिसेंडाई दे रही है या फिर वो सिर्फ एक ऑबिटर डिक्टा है। और ये जजमेंट आने वाले समय में बहुत ही यूजफुल और नीडफुल भी होगा, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया था जेन्युइन विक्टिम्स के लिए, लेकिन इसका जिस तरह से रैम्पेंट मिसयूज हो रहा है, जिस तरह से पूरी पूरी फैमिली को इंक्लूड कर दिया जाता है, फार ऑफ रिलेटिव्स को भी पार्टीज बना के एक्यूज बना दिया जाता है और ऑपोजिट पार्टी को सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए एक रेमेडी सामने आ जाएगी जिससे कि वो डायरेक्टली हाईकोर्ट में जाकर उस तरह के फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केस को, जिसमें कि सच में अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो रहा है, उन केसेस में हाईकोर्ट के पास जब रेमेडी होगी तो वो लोग हाईकोर्ट में जाकर क्वैशिंग पिटीशन भी डाल पाएंगे।